तो दोस्तों इंडियन नेवी के जो 27 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है, इसे लेके अब तक कई बार कई तरीके के खबर आ चुका है, जहां पे ज्यादातर खबरों में यही बताया गया है कि शायद नेवी की तरफ से राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही चुना जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये नेवी के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ दिन पहले फ्रेंच मीडिया के एक खबर में तो ये भी दावा कर दिया गया था कि इंडियन नेवी राफेल एम एयरक्राफ्ट को ही खरीदने जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके विपरीत अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी मीडिया को सपोर्ट करने वाले कुछ भारतीय मीडिया के तरफ से कई खबरों में यह भी दावा किया गया कि राफेल एम एयरक्राफ्टों के मुकाबले में F/A-18 सुपर हॉर्नेट इंडियन नेवी के लिए बेहतर होगा और शायद इंडियन नेवी F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को ही खरीदे। पर दोस्तों मीडिया में जहां पे अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अलग अलग एयरक्राफ्टों को सपोर्ट किया गया, तो वहीं पे कुछ दिन पहले नेवी के चीफ की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि दोनों एयरक्राफ्टों के पास इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता है और टेक्निकली दोनों एयरक्राफ्ट ही इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। मतलब ऐसा कोई बात नहीं कि एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर भारी है। और इंडियन नेवी के चीफ की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया कि अब संपूर्ण जो पड़ला है वो गवर्नमेंट के ही पक्ष में है और गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसीजन लिया जाना है कि नेवी के बेड़े में कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ बढ़ता है तब भी नेवी खुश, और अगर गवर्नमेंट F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लिए बोइंग कंपनी के साथ आगे बढ़ता है तब भी नेवी खुश है। पर दोस्तों इन सभी चीजों के बीच बात आके अटक गया है प्राइस के ऊपर। मतलब कौन से एयरक्राफ्ट का दाम कितना होगा और भारत को इन 27 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, यही डिसाइड करेगा कि भारत कौन से एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। और सिंपल बात यह है कि अब F/A-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम के बीच में जो टक्कर है वो है प्राइस को लेके। जो कंपनी अपने एयरक्राफ्ट को सबसे सस्ते दाम पे भारत को प्रोवाइड करेगा, इंडियन नेवी उसी एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। और दोस्तों ये प्राइस केवल मात्र यूनिट कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये प्राइस असल में एयरक्राफ्टों के जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि अब ये जो F/A-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम एयरक्राफ्टों के बीच का टकराव है वो आके प्राइस नेगोशिएशन में अटक गया है और उसी एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा जो संपूर्ण रूप से प्राइस के मामले में नेवी को बेनिफिट देगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो लाइफ साइकिल कॉस्ट का जिक्र किया जा रहा है वो असल में अगर एयरक्राफ्ट को 20 से 25 साल तक इस्तेमाल किया जाता है तो उस इस्तेमाल के दरमियान एयरक्राफ्ट कितना खर्चा करता है उसे ही कहा जाता है। मतलब कोई एयरक्राफ्ट अगर इनिशियली सस्ते में मिल रहा है लेकिन इसके लाइफ साइकिल कॉस्ट अधिक है, तब भी उस एयरक्राफ्ट को शायद ना खरीदा जाए, बल्कि कोई एयरक्राफ्ट अगर इनिशियली महंगा है लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल करना सस्ता पड़ता है तो भारत उस एयरक्राफ्ट के तहत भी आगे बढ़ सकता है। अब दोस्तों इस मामले में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट थोड़ा महंगा साबित होता है। बेसिकली अमेरिका की तरफ से जितने भी एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया है, ज्यादातर एयरक्राफ्ट काफी महंगा होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस भी काफी महंगा होता है। इवन 1 घंटा फ्लाई करने के लिए भी इन एयरक्राफ्टों का खर्चा इतना अधिक होता है कि उतने में तो बाकी एयरक्राफ्ट महीनों भर तक फ्लाई कर ले। अब दोस्तों नेवी की तरफ से जब ये बात का जिक्र किया गया कि दोनों एयरक्राफ्ट ही नेवी का आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, मतलब दोनों एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, तब नेवी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं रखा गया। मतलब नेवी इन दोनों एयरक्राफ्टों में से किसी भी एयरक्राफ्ट की तरफ 1% का भी झुकाव नहीं दिखाया है, जिससे कि ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि L1 बिडर उसे ही घोषित किया जाएगा जिसका लागत कम होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का संभावना है इसके बावजूद भी थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल INS विक्रांत मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ INS विक्रमादित्य मतलब रशिया से खरीदा हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे अमेरिकी एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल रशियन कैरियर के ऊपर करना मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन बनता है और शायद यही कारण की वजह से F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को ना चुना जाए। जबकि F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का ये कमजोरी होने के साथ साथ राफेल एम एयरक्राफ्टों का एक बेनिफिट भी है और वो है एयरफोर्स के बेड़े में ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होना। एयरफोर्स ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि अगर नेवी भी इन एयरक्राफ्टों खरीदता है तो एडिशनल मेंटेनेंस और सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ एयरफोर्स के हथियार को भी नेवी शेयर कर सकेगा और इससे थोड़ा बहुत एयरक्राफ्टों के जो कॉस्ट है वो भी घटेगा। मतलब बेनिफिट दोनों तरीके से ही डसॉल्ट एविएशन को ही है। अब दोस्तों कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि राफेल एम मतलब राफेल के मेरीन वेरिएंट और एयरफोर्स वेरिएंट में करीबन 85% तक कॉमन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि डसॉल्ट एविएशन के एयरक्राफ्टों को खरीदने पर इसके कॉस्ट को घटाएगा। जबकि दूसरी तरफ F/A-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट अगर नेवी के द्वारा खरीदा जाता है तो यह संपूर्ण रूप से नया एयरक्राफ्ट होगा और दोस्तों ना इससे पहले भारत की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट अमेरिकी ओरिजिन का इस्तेमाल किया गया है और ना ही फिलहाल भारत के बेड़े में ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जिसमें बड़े मात्रा में अमेरिकी पार्ट्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल हो रहा हो। ऊपर से अगर देखा जाए तो अमेरिकी ओरिजिन के इन एयरक्राफ्टों में केवल मात्र अमेरिकी हथियार ही लगता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी, दोनों के द्वारा ही काफी कम मात्रा में या फिर कहे तो ना के बराबर मात्रा में अमेरिकी ओरिजिन का हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को खरीदने का मतलब संपूर्ण रूप से नए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को निर्माण करने के साथ साथ संपूर्ण रूप से नए हथियारों को भी परचेज करना पड़ेगा, जो कि इन एयरक्राफ्टों के ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा सकता है। और दोस्तों इससे बोइंग कंपनी के लिए L1 बिल्डर बनना तो फिलहाल काफी चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी तरफ दोस्तों नेवी के लिए और एक बड़ा खुशखबरी ये है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में भी एक बड़ा बदलाव किया जाएगा, या फिर कहे तो एक नया इनोवेशन किया जाएगा जो इन एयरक्राफ्टों को और मजबूत, इवन अगर कहे तो एयरक्राफ्टों को लगभग 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ही बराबर ले आएगा। ऑलरेडी दोस्तों कई सारे खबरों में यह जिक्र किया जा चुका है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में 5th जनरेशन के AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों के कई सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। और एयरक्राफ्ट काफी हद तक स्टेल्थी होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जगह में -5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कैटेगरी के तहत ही आगे देखा जाएगा। तो वहीं पे दोस्तों अब खबर यह है कि इसमें ट्रेडिशनल कंट्रोल स्टिक के जगह में एक फुल बैक कंट्रोल स्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें सेंट्रल माउंटेड कंट्रोल स्टिक होगा, जबकि अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में राइट साइड कंट्रोल स्टिक है, वहीं पे AMCA एयरक्राफ्टों को भी इसी तर्ज पे सेम स्टिक से लैस किया जाएगा। अब दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में भी सेंटर माउंटेड स्टिक तो है, लेकिन ये उस तरीके के फीचर से या फिर कहे तो उस तरीके का एडवांस स्टिक नहीं होगा जिस तरीके का स्टिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में तेजस मार्क 1 के जैसे सेंटर माउंटेड स्टिक का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि एयरक्राफ्टों में एक बड़े आकार के एडवांस LED टच स्क्रीन वाइड एरिया डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सेंटर माउंटेड स्टिक के लिए ऐसे स्क्रीन के साथ एडजस्ट करके काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे सेंटर माउंटेड स्टिक रहने पे डिस्प्ले के जो फंक्शनलिटी है उसके ऊपर काफी तरीके से असर पड़ सकता है। पर दोस्तों ये जो मुश्किल है इसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ सॉल्व किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे सॉल्व करने के लिए ये जो सेंटर माउंटेड ट्रेडिशनल स्टिक है उसे एक फुल बैक स्टिक के रूप में बनाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ऐसे स्टिक का आवश्यकता नेवी के फाइटर एयरक्राफ्टों को अधिक पड़ता है क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग के लिए ये जरूरी भी है। वहीं पे दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में और भी कई तरीके के नए और आधुनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा जो अब तक इंडिया के द्वारा अपने किसी भी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसे कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, जबकि अब तक इंडिया के तरफ से आर्सेनाइड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इवन रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को फोल्डिंग विंग के तहत बनाया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक जो नेवी के तेजस एयरक्राफ्टों को बनाया गया था उसमें फोल्डिंग विंग सेक्शन नहीं था। और दोस्तों फोल्डिंग विंग बनाना काफी मुश्किल का काम होता है क्योंकि विंग को फोल्ड भी करना है और उसके साथ साथ इसके स्ट्रेंथ के ऊपर भी असर नहीं पड़ना चाहिए, जिससे कि एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस में किसी तरीके का मुश्किल ना आए। इसके अलावा दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के पहले वेरिएंट को जहां पे शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बनाया जा रहा है ताकि ये स्की जंप से ऑपरेट हो सके, तो वहीं पे आने वाले समय में इसके और एक वेरिएंट भी बन सकता है जो कि कैटपुल लॉन्चिंग से इस्तेमाल हो। पर यह डिपेंड करता है कि नेवी की तरफ से नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को किस तरीके से मतलब किस तरीके के टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। हालांकि ये भी खबर है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के एक मार्क 2 वेरिएंट भी हो सकता है जो कि संपूर्ण स्टेल्थ हो, मतलब ये 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि संपूर्ण प्रॉपर 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, जिसके लिए एयरक्राफ्ट में एक इंटरनल वेपन बे और एयरक्राफ्टों के जो इंजन है उसमें भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेवी के लिए राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में से कौन से एयरक्राफ्ट बेहतरीन होगा और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट क्या इन एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सकेगा कि नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।